समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में नई जल नीति बनेगी, आलू उत्पादक जिलों को 10 घंटे बिजली आपूर्ति, 116 मिलों में गन्ना पेराई शुरू, राष्ट्रीय पशुधन योजना अब पूरे प्रदेश में लागू, कृषि क्षेत्र में नाबार्ड देगा करोड़ों के ऋण, ब्रिटेन में उगाया गया काले और सफेद रंग के टमाटर का पौधा, मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। भूगर्भ जल स्तर में लगातार गिरावट के मद्देनजर भारत सरकार जल्द ही नई जल नीति बनाने जा रही है। अनियोजित रूप से होने वाले जल दोहन पर नियंत्रण करने के लिए देश भर में निजी नलकूपों या ट्यूबवेल पर पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भूजल भंडारों के इस्तेमाल के बारे में सरकार ने जल महकमे को नए सिरे से दिशा निर्देश बनाने और जल दोहन पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर कानून बनाने पर जोर दिया है। दरअसल भारत सरकार निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि के भूजल पर किसी भी व्यक्ति के मालिकाना हक से संबंधित बरसों पुराने कानूनों में जरूरी बदलाव करने की तैयारी कर रही है। आलू उत्पादन में अग्रणी जिलों के किसानों की सुविधा को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के 11 प्रमुख आलू उत्पादक जिलों में दिन में 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का निर्णय लिया है। पावर कॉरपोरेशन के सूत्रों से पता चला है कि आलू नीति 2014 में किसानों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के 11 जिलों आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया और मैनपुरी में दिन में 10 घंटे विद्युत आपूर्ति देने का निर्णय लिया गया है। यह विद्युत आपूर्ति व्यवस्था शुरू भी कर दी गई है। गन्ने की चालू पिराई सत्र में 116 चीनी मिलों ने गन्ने की पिराई शुरू कर दी है। इन मिलों में अब तक लगभग 101.88 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि वर्तमान पिराई सत्र में गन्ने की रिकवरी 9.22% है, जबकि पिछले साल यह रिकवरी 8.60% थी। राष्ट्रीय पशुधन योजना अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। यह योजना पहले सिर्फ 39 जिलों में ही लागू थी। यह योजना अब रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस के नाम से शुरू की गई है। वर्ष 2015 व 16 में नाबार्ड उत्तर प्रदेश में कृषि एवं दूसरे उद्योगों के लिए 1.43 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने की योजना बना रहा है। यह धनराशि पिछले वित्तीय वर्ष से 18% अधिक है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 1.04 लाख करोड़, एमएसएमई के लिए 18,512 करोड़ और शिक्षा, ग्रामीण आवास व यातायात के लिए 20,837 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में गतिशीलता के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों द्वारा सावधि निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान भाइयों, लाल रंग का टमाटर तो हर जगह मिलता है, लेकिन काले और सफेद रंग के टमाटर तो आपने नहीं देखे होंगे, वह भी एक ही पौधों में दोनों रंग के टमाटर। यह करिश्मा कर दिखाया है ब्रिटेन के बागवानी विशेषज्ञों ने। ब्रिटेन के बागवानी विशेषज्ञों ने दुनिया का पहला ऐसा पौधा उगाने का दावा किया है जिसमें एक ही पौधे में काले और सफेद रंग के फल एक साथ लगते हैं। इंडिगो रोज और व्हाइट चेरी टमाटो के बीजों को मिलाकर उगाया गया यह टमाटर का पौधा लंदन के सटन सीड्स हार्टिकल्चर पार्क में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इंडिगो रोज प्रजाति के काले टमाटर खट्टे होते हैं, जबकि व्हाइट चेरी टमाटर हल्के मीठे और ज़्यादा रसीले होते हैं। यह पौधे मई से जुलाई के बीच ही फल देते हैं। जो किसान भाई मछली पालन करते हैं वो मछली पालन के साथ ही मुर्गी पालन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। दरअसल मुर्गी के साथ मछली पालन करने से खाद्य और कृत्रिम भोजन पर बिना खर्च किए तकरीबन 5,000 किलोग्राम मछली, 7,000 से ज़्यादा अंडे और 1,250 किलोग्राम मांस प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन के साथ मुर्गी पालन के लिए 500 से 600 मुर्गियां तथा 5,000 से 6,000 मछली की अंगुलिकाएं जरूरी होती हैं। मुर्गियों के लिए 80 से 100 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से आहार दिया जाता है। इनके बचे खाने का प्रयोग मछली के कृत्रिम आहार
और तालाब के उर्वरीकरण में होता है। मुर्गियों के त्याज्य पदार्थ कार्बनिक उर्वरक का काम करते हैं। यह त्याज्य पदार्थ प्रति मुर्गी 60 से 70 ग्राम होता है। प्रदेश के किसानों को ज़रूरत के अनुसार यूरिया उपलब्ध हो, इसे ध्यान में रखकर इफ़को के बंद संयंत्र से पुनः उत्पादन शुरू कराने के लिए राज्य सरकार ने इफ़को को 66 करोड़ अतिरिक्त अनुदान देने की पेशकश की है, ताकि जल्द से जल्द यूरिया का उत्पादन शुरू हो सके। किसान भाइयों, ये तो थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी के कुछ समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई करें। पहली सिंचाई के आसपास पौधों में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। जिंक की कमी के लक्षण दिखने पर 0.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 16 किलोग्राम यूरिया को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि खरपतवार निराई गुड़ाई से नियंत्रित ना हो रहे हों तो चौड़ी पत्ती वाले तथा संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन 75%, WG की 33 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई के बाद परंतु 30 दिन की अवस्था से पूर्व छिड़काव करें। किसान भाइयों, जौ की फसल में पहली सिंचाई कल्ले बनते समय यानी बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा यानी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, मसूर आदि की समय से बोई गई फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें। चने में पहली सिंचाई फूल आने से पहले करें। मटर में फूल आने के समय पहली सिंचाई करें। मसूर में पहली सिंचाई फूल आने से पहले करें। किसान भाइयों, सरसों में माहू, चित्रित बग एवं पत्ती सुरंगक कीट का प्रकोप होने पर डायमेथोएट 30% EC अथवा मिथाइल ओडिमेटान 25% EC अथवा क्लोरोपाइरिफास 20% EC की 1 लीटर मात्रा को 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, दिसंबर माह में काटे गए गन्ने की पेड़ी में अपेक्षाकृत कम फुटाव होता है। अच्छा फुटाव प्राप्त करने के लिए सिंचाई के उपरांत ओट आने पर प्रति हेक्टेयर 10 टन ताज़ा प्रेस मड डालकर गुड़ाई करना चाहिए। इससे अच्छा फुटाव होगा। आलू की फसल को माहू से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम की दर से फोरेट 10G का प्रयोग मिट्टी चढ़ाते समय करें। इसके बाद भी अगर माहू का प्रकोप दिखाई पड़े तो डायमेथोएट 30% EC या मिथाइलोडिमेटान 25% EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। टमाटर तथा बैगन के वसंत व ग्रीष्मकालीन फसल की रोपाई 15 जनवरी से करने के लिए खेत की तैयारी करें। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम ढक कर रखें तथा रात में इन्हें पशुशाला में रखें। पशुशाला के दरवाजे और खिड़कियों को टाट बोरे से बंद कर दें। पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से बचाने के लिए प्रतिरोधी टीका लगवाएं। छोटे बछड़े या बछियों को ठंड से बचाएं। मछली पालक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तालाब में जाल डलवाकर मछलियों की वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर नज़र रखें। बड़ी मछलियों को निकालकर उनका विक्रय करें। किसान भाइयों, खेती बाड़ी की इन समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत भाव की। गेहूं कासगंज की मंडी में 1570 रुपये, मथुरा की मंडी में 1520 रुपये, मवाना की मंडी में 1560 रुपये और हापुड़ की मंडी में 1570 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहा। चावल कासगंज की मंडी में 2025 रुपये, मथुरा की मंडी में 1930 रुपये और मवाना की मंडी में 2050 रुपये, हापुड़ की मंडी में 2130 रुपये प्रति कुंटल के भाव बिका। सरसों कासगंज की मंडी में 3360 रुपये, मथुरा की मंडी में 3280 रुपये, मवाना की मंडी में 3320 रुपये और हापुड़ की मंडी में 3275 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहा। गुड़ कासगंज की मंडी में 2640 रुपये,
मथुरा की मंडी में 2,510 रुपये, मवाना की मंडी में 2,275 रुपये और हापुड़ की मंडी में 2,250 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख सब्जियों के मंडी भाव की। आलू कासगंज की मंडी में 700 रुपये, मथुरा की मंडी में 660 रुपये, मवाना की मंडी में 825 रुपये और हापुड़ की मंडी में 825 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज कासगंज की मंडी में 1,510 रुपये, मथुरा की मंडी में 1,790 रुपये, मवाना की मंडी में 1,405 रुपये और हापुड़ की मंडी में 1,400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। बैगन कासगंज की मंडी में 540 रुपये, मथुरा की मंडी में 930 रुपये, मवाना की मंडी में 1,120 रुपये और हापुड़ की मंडी में 920 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर कासगंज की मंडी में 925 रुपये, मवाना की मंडी में 1,015 रुपये और हापुड़ की मंडी में 1,200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
मैं 25 एकड़ केला और 25 एकड़ आलू लगाता हूँ। केले की ज़मीन की तैयारी से पहले मैं मिट्टी निकालता हूँ। मिट्टी में से कितना टका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कितने टका माइक्रोन्यूट्रन सूक्ष्म तत्व उसमें है, उसकी जानकारी लेता हूँ। क्योंकि आज किसान इतने रासायनिक खाद, केमिकल खाद ज़मीन में दे रहे हैं कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है और तो भी वो दे रहे हैं। आज समझो कि हमारी ज़मीन में कैल्शियम ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, फॉस्फोरस ज़्यादा है, तो जो चीज़ है वो डालनी नहीं चाहिए, तब भी वो किसान देते रहते हैं। तो हम ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग करा के अपना खाद का उपयोग कर सकते हैं। और हम अपना वैज्ञानिक हमारे वहाँ गुजरात में आनंद डिस्ट्रिक्ट के पास में आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन लेते हैं। हम अपनी कोठासूद से कुछ काम करते हैं, तो वो दोनों का मिलाप करके हम आगे बढ़े हैं। और हमारे यहाँ कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला, सब महोत्सव जो होते हैं उसमें सभी जगह पे हम भाग लेते हैं और हमारा स्टॉल रहता है, वहाँ किसानों को हम सब प्रैक्टिस हमारी बता रहे हैं। हमारे खेतों में ज़मीन की तैयारी में जो हम ज़मीन में गोबर खाद, मुर्गी खाद, प्रेस मड, वो सब का पूरा डिकम्पोस्टिंग कर देते हैं। डिकम्पोस्टिंग करने के बाद खेतों में हम वापस देते हैं। ज़मीन की तैयारी में डिकम्पोस्ट किया हुआ खाद देते हैं और उसके बाद जो ज़मीन मार्च अप्रैल महीने में ज़मीन सूखी पड़ी है, तब हम उसके ऊपर ढांचा लगाते हैं। ढांचा मतलब इक्कड़, तो वो लगा से तो कम खर्च में हमें फलद्रुप ज़मीन उसमें से बन जाती है, सेंद्रीय तत्व, अपने कार्बन तत्व मिल जाते हैं। तो ऐसी तरह से हम ज़मीन को तैयारी करते हैं। उसके बाद जो ज़मीन के अंदर आज हम केमिकल खाद जो एनपीके डालते हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, एनपीके जो डालते हैं उसमें सूक्ष्म तत्व और माइक्रोन्यूट्रंस, वो सूक्ष्म तत्व माइक्रोन्यूट्रंस वो डालने से, और फिराडान 3G, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रंस कोई भी अपने पौधे में कोई भी सूक्ष्म तत्व की उणप है तो सूक्ष्म तत्व डालने से वो पौधा हरा भरा हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो हम फ्यूराडान डालते हैं, तो फ्यूराडान की वजह से न्यूमेट्रॉन्स जो आते हैं, तो वो कीड़ा अपने मूड में से जो रस आगे जाने देता नहीं है, तो आगे का पेड़ बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए हम न्यूमेट्रॉन्स के लिए फ्यूराडान डालते हैं। तो जो खाद है वो कम डालो और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डालो। फिर हम नीम केक का इस्तेमाल करें, एरंडा केक का इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें और अपनी फसल को अच्छी तरह से पकाएं। मेरे केले में मैंने पूरा कलफ्रुक्स सामान बनाया हुआ है कि केले का हर पार्ट्स का मैं उपयोग कर रहा हूँ। कि केले के लुंगर कटने के बाद केला पैकिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद पूरा वो मॉल में चला जाता है या एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जो उसमें से केला सिंगल पड़ता है उसकी हम वेफर बना देते हैं। तो वेफर भी आज के मार्केट में 1 किलो का 200 रुपया रेट है। तो वो वेस्टेज केले की वेफर बना के भी हम अच्छा पैसा उसमें से कमा लेते हैं। केले के लुंगर कटने के बाद जो पत्ता ज़मीन में गिरता है वो पूरा कंपोस्ट खाद बन जाता है। और नीचे की जो शक्कर है, केले के थड़ में से जो शक्कर है, वो शक्कर हम पैकिंग करते हैं वैज्ञानिक लोग आके, तो उसको हम पूरे टिश्यू कल्चर प्लांट या किसानों को खेत में लगाने के लिए वो हम बेच देते हैं। और जो उसमें से जो थड़ गिरता है, वो थड़ में पूरा पेड़ है, पूरा पेड़ में हम रास्पाडोर मशीन से उसमें से रेसा निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं। फाइबर निकाल के वो फाइबर हम पूरा वॉश करके, पूरा सूखा के उसको हम नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 100 रुपीज़ kg हम उसको बेच देते हैं। तो 1 हेक्टर में से 30 से 35 हज़ार रुपये का वो फाइबर में से हमें पैसा मिल जाता है। और जो उसमें से 1 हेक्टर में से जो निकलता है, पूरे पेड़ में से जो फाइबर निकलता है, वो पूरे 5%, एक पेड़ में से 5% फाइबर निकलता है। 95% उसमें से पानी का भाग रहता है और उसमें मावा निकलता है। वो पानी को हम फर्मेंटेशन करते हैं। गाय का गोबर, गौमूत्र, बटर मिल्क, जज्जर, पलसाटा, बनियन ट्री की मिट्टी, उसमें वो पानी और अपना घर का जो पानी है वो सब मिला के फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद सिंचाई के वक्त उसको भी खेतों में जाने देते हैं। और उसका छंटकाव भी आप करो तो भी आपको पेस्टिसाइड दवाई या की छंटकाव करने की ज़रूरत रहती नहीं है। कोई भी उससे सीगा टोका या कोई भी रोग नहीं आएगा, आपका पेड़ हरा भरा रहेगा। और जो केले के थड़ में से निकला है, दूसरा प्रयोग ये भी करो, आप वर्मी कंपोस्ट खाद है तो वर्मी कंपोस्ट खाद के बेड़ के अंदर आप गोबर खाद के बेड़ के अंदर आप वर्म छोड़ दो और उसके बीच में आप जो केले के थड़ का जो मावा निकला हुआ है वो डाल दो, तो उसकी जो खाद बनेगी वो बहुत बढ़िया खाद बनेगी। हमें केला और आलू दोनों में चाहिए पोटास, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। वो तो पोटास ज़्यादा चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, तो ये दोनों चीज़ हम पीछे वापस लेते हैं और वापस सिंचाई के वक्त खेतों में देते हैं। तो जो हम MOP रासायनिक के रूप में, केमिकल के रूप में जो खाद दे रहे हैं उसको आप बहुत कम कर दो, 1/4 भाग वाला कर दो और आपकी फसल में वो 2 चीज़ जाने दो, तो आपका खर्च बहुत कम हो जाएगा और उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, क्वालिटी कीपिंग बढ़ेगी और अपने को रेट भी अच्छा मिलेगा। मैंने 1 हेक्टर में से 120 टन केला निकाला, 121 टन केला तक निकाला हुआ है और 1 बीघे में मैंने 8 साढ़े 8 लाख रुपया, 1 हेक्टर में
8 से 8.5 लाख रुपया फुल प्रॉफिट मैंने लिया हुआ है। गई सीज़न का मैं एग्जांपल दूं तो मैंने 5 बीघा केला 20 महीने में 20 लाख का पकाया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले जून में केला लगाया था पर 10 जून को, तो उसको जनवरी में मैंने उसको एक रटन क्रॉप छोड़ दिया। रटन क्रॉप छोड़ने के बाद उसमें फसल आई, उसके टाइम में ऑफ सीजन था, ऑफ सीजन में रेट इतना बढ़िया मिला, तो 20 महीने में 5 बीघे में 20 लाख का केला मैंने निकाला। तो हम जो अपनी बुद्धि से और वैज्ञानिक अभिगम से जो आगे बढ़े तो अपना देश, पूरा देश आगे बढ़ सकता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार। मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 75% दर्ज किया गया। पिछले 2-3 दिनों से दिन में धूप खिली रहने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है। पछुआ हवाओं के चलने के कारण दिन में कोहरे का असर कम हुआ है, लेकिन शाम ढलते ही सर्द हवाओं के कारण रात का तापमान तेजी से गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक दिन में धूप खिली रहेगी। पूरे उत्तर भारत में रात के समय घना कोहरा बना रहता है। कोहरे के कारण रात के समय विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आने वाले दिनों में शीतलहरी और कोहरे के कारण मौसम ऐसा ही बना रहेगा। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपनी फसल को पाले या शीतलहर से बचाने के लिए शाम के समय फसल में हल्की सिंचाई करें। खेत की मेड़ों पर घास फूस जलाकर धुआं करें। खेत में डाली गई सब्जियों या अन्य नर्सरियों को पुआल से ढकें। मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम पशुओं पर झूल डालें। रात के समय उन्हें पशुशाला के अंदर बांधें। पशुशाला की खिड़कियों और दरवाज़ों को टाट या बोरे से ढक कर रखें। नवजात बछड़ों और बच्चियों का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ मौसम समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।